Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी नीति का क्या प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों की क्या नीति रही, इस पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जिसमें पहला है, भू राजस्व की वसूली के लिए फार्मिंग सिस्टम लागू किसने किया। देखिए, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था कि भारत से अधिक लगान की वसूली, क्योंकि लगान ही उस समय का इनकम का प्रमुख साधन था। तो इसलिए वो अपनी व्यवस्था को हमेशा बदलते रहते थे ताकि अधिक से अधिक हमको फायदा हो। तो इसमें फार्मिंग सिस्टम द्वैध शासन के बाद वारेन हेस्टिंग्स आया और वारेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व वसूली की फार्मिंग सिस्टम लागू की। और ये कब लागू किया? तो 1772 में। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? जब फार्मिंग सिस्टम फेल हो गया, उससे ज्यादा फायदे नहीं हुए, तो पहले तो एक 10 साला पद्धति लागू किया गया, यानी प्रत्येक 10 साल बाद 10 साल बाद पर उनके लगान का औसत निकाला जाता था और फिर वही अगले 10 साल के लिए लगान होता था। तो ये 1793 में अस्थाई कर दिया गया। उसके पहले 1790 में 89 में अस्थाई बंदोबस्त की 10 साला पद्धति लागू की गई थी, जिसे 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कर दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर था? तो ये 19% था। ये पूछा जाता है। ये अक्सर ऐसा भी पूछा जाता है। 3 पद्धतियां थी, अस्थाई, रैयतवारी और महलवारी। तो सबसे ज्यादा किस में था? तो उसमें सबसे ज्यादा आपको उसमें था महलवारी, रैयतवारी में था। और उसके बाद ये सबसे कम में आपको अस्थाई बंदोबस्त था, 19%। चौथा है, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को अपने वसूली का कितना भाग मिलता था। यानी जमींदार जब वसूलता था लगान, तो उसे वसूली का 1/10 या 1/11, कहीं कहीं 1/11 भी आता है, उसको मिलता था अपने मेहनताना के तौर पर। दूसरा है आगे, यानी 5, अस्थाई बंदोबस्त भारत के किस क्षेत्र पर लागू था? तो ये पहला जो विकल्प है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यही सही है। महाराष्ट्र में नहीं लागू था, मध्य देश में भी नहीं लागू था, इधर पंजाब, राजस्थान, वाराणसी या मद्रास में नहीं लागू। मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था लागू थी। तो इसमें आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा सही ऑप्शन होगा। Another question is that रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो सर्वप्रथम 12 महल में लागू किया गया। ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु सबसे पहले वही लागू किया गया। रैयतवारी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1792 में लागू की गई। 1792 में लागू की गई। रैयतवारी व्यवस्था लागू करने में किसका योगदान अधिक है? कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड, वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव। तो इसमें थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड ने काफी भूमि का पैमाइश किया था और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि रैयतवारी व्यवस्था से गवर्नमेंट को काफी फायदा है, इसलिए उन्होंने लागू किया। तो इसमें थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला है, रैयतवारी व्यवस्था भारत के कितने % भूभाग पर लागू था? तो ये 51%, यानी सबसे ज्यादा, जो अभी मैंने बताया कि 3 व्यवस्था लागू थी, रैयतवारी, अस्थाई बंदोबस्त और महलवारी। तो सबसे ज्यादा रैयतवारी व्यवस्था पर में लागू था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों आपको दे देगा और उसमें पूछ देगा कि सबसे अधिक भू क्षेत्र किस व्यवस्था के अंतर्गत था। तो ये रैयतवारी व्यवस्था। 10वां है, रैयतवारी व्यवस्था किस क्षेत्र पर लागू था?
तो तमिलनाडु, मद्रास और असम ये सही है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था, उड़ीसा में भी था, इसलिए वो नहीं सही होगा। पंजाब में महलवारी था, मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं हो सकता। बंगाल बिहार यहाँ तो सही है, लेकिन मुंबई, बंगाल बिहार तो अस्थाई बंदोबस्त है, मुंबई है, लेकिन ये आपको तमिलनाडु, मद्रास और असम पे लागू था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, महत्वपूर्ण रैयतवाड़ी व्यवस्था का ये क्षेत्र है। Another question, रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किसने प्रस्तुत किया? तो विंगर और गोल्ड स्मिथ ने किया। पहला ऑप्शन ही सही है। क्लाइव वाटसन नहीं थे, बेंटिक मैकाले भी नहीं, कर्नवालिस और वारेन हेस्टिंगस भी नहीं। तो विंगर और गोल्ड स्मिथ ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में 1836 में सुधार किया। 12 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी को कितना प्रतिशत लगान मिलता था? तो 55%। ये कभी कभी 50-55 ऐसे रहता है, 40-30-25 नहीं होगा, तो 40 से 55% के बीच में लिया जाता था। तो यहाँ ऑप्शन सही होगा 55%। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान का करार किससे किया जाता था? जमींदार, ग्राम प्रधान, तालुकेदार, किसान से किया जाता था। सीधे इसमें किसान यानी जो खेत जोतने वाला था उसी से करार किया जाता था। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रतिशत भू क्षेत्र था? एक दूसरा जो का व्यवस्था थी वो महलवारी व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत 30% भू क्षेत्र था, जिसमें महाल को यूनिट माना जाता था। महलवारी व्यवस्था के अंतर्गत लगान किससे वसूला जाता था? तो ये महाल के प्रमुख से। जो महाल होता था उसका जो एक प्रमुख होता था, तो सामूहिक रूप से पूरे महाल के लोग एक जिम्मेदारी लेते थे, उसी का एक प्रमुख होता था, वही उसी से लगान सरकार वसूलती थी। महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? तो संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध ये था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त था, मुंबई में, उड़ीसा में, इधर सब आपको रैयतवाड़ी था। तो ये संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध इसमें ऑप्शन सही होगा। उड़ीसा में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1866 में। ये अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था के कारण किसानों के पास कुछ रह नहीं गया था, इसलिए अकाल पड़ा। तो ये उस शताब्दी का ये सबसे बड़ा अकाल था। तो 1866 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पहला है, किसने कहा था इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं है? भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी। कर्नवालिस, बेंटिक, वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। तो इसमें बेंटिक ने कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी। किसने कहा था? यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डों और चरखे को तोड़ दिया। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेनिन, एम.एन. रॉय, आर. सिद्धार्थ है, लेकिन इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा था कि यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डों और चरखों को तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेनिन ये भी है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा था कि भारत में बिछाई जाने वाली रेल आधुनिक युग का अग्रदूत है। स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से ये पहला वीडियो है। अब इसके अगले वीडियो में भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ही प्रॉब्लम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।